दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2023 के ऐसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले, ट्रेंडिंग इंटीरियर मटेरियल के बारे में बात करने वाले, जो बजट फ्रेंडली के साथ साथ आपके इंटीरियर में लग्जरी फील दे देगा और जिसे आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, अपने कैफ़ेज़ में यूज़ कर सकते हैं, होटल्स में यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं, अपने इंटीरियर में किसी भी प्रकार के रूम में आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वॉल मोल्डिंग्स के बारे में, जिसे वॉल ट्रिम्स भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही रहता है। और आज की इस वीडियो में इसके अलग अलग डिज़ाइंस के बारे में बात करने वाले हैं, मॉडर्न डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले, क्लासिक डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले और इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं, चारकोर मोल्डिंग क्या होती है, MDF और SDHMR से बनाई हुई मोल्डिंग क्या होती है, फ्लुएटेड पैनल्स ऑफ MDF के साथ साथ में काफ़ी कुछ मोल्डिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह डांगी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अफजाना इंटीरियर्स पर। दोस्तों सबसे पहले आपको मोल्डिंग या फिर वॉल ट्रिम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो में आपको दे देता हूँ। वॉल मोल्डिंग और वॉल ट्रिम्स के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसे हम वॉल पेंटिंग में वॉल को डेकोरेट करने में हम इसे यूज़ करते हैं और आज हम इसे फ्लश डोर में भी हम इसे यूज़ करते हैं। फ्लश डोर के ऊपर किस प्रकार से इसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से हमारे जो ओल्ड और पुराने डोर्स है उसे हम लग्जरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी मोल्डिंग्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने डोर्स को लग्जरी में कन्वर्ट करना है तो। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है कि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। सेकंड चीज़, बजट फ्रेंडली के साथ साथ ये क्या होता है कि हमारे इंटीरियर में लग्जरीनेस भी ऐड कर देता है। इसके ऊपर हमें सिंपली क्या करना होता है, पेंट करना पड़ता है। आप एशियन पेंट का रॉयल पेंट भी कर सकते हैं, इनेमल पेंट भी कर सकते हैं, प्योर डिको आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इसके ऊपर आप कर सकते हैं। सेकंड, लोकेशन के बारे में हम बात करें तो इसे इंटीरियर में कहीं पर भी कर सकते हैं। आपके कैफ़ेज़ पर यूज़ कर सकते हैं, आपके शॉप्स पर यूज़ कर सकते हैं, आपके स्टोर्स में आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो अपनी वॉल को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका ये एक बेनिफिट होता है। अब चलिए बात करते हैं कि वॉल मोल्डिंग्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं, यानी कितने कितने टाइप्स की वॉल मोल्डिंग्स के मटेरियल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। अब भैया इसमें सबसे पहला होता है रेडी टू यूज़ मोल्डिंग। वो मोल्डिंग जो सिंपली रेडी होती है यूज़ करने के लिए। इसके अंदर आपको चारकोल मोल्डिंग और PVC और WPC मोल्डिंग्स देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस, काफ़ी सारे पैटर्न्स, काफ़ी सारे थिकनेस, काफ़ी सारे साइजेस की मोल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। आप इस टाइप की मोल्डिंग को जब यूज़ करोगे तब आपकी जो दीवार है, जब आपकी जो वॉल है उसके ऊपर आपने ऑलरेडी पेंट करा चुका है और आप नहीं चाहते हो कि उसके ऊपर आपको डबल से पेंट कराना है। ठीक है, उस केस में आपको रेडी टू यूज़ मोल्डिंग्स के साथ जाना है। अब रेडी टू यूज़ मोल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चल रही है वो है चारकोल की मोल्डिंग्स। अधिकतर लोग रेडी टू यूज़ मोल्डिंग्स में चारकोल मोल्डिंग्स का ही यूज़ करते हैं। इसकी कॉस्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके थिकनेस के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग वेरिएबल करती है, अलग अलग थिकनेस के हिसाब से। सबसे पहले 22 mm की थिकनेस की जो कॉस्टिंग होती है वो 40 रुपये रनिंग फुट होती है। और इसके बाद 30 mm की जो मोल्डिंग होती है उसकी कॉस्टिंग होती है 50 रुपये रनिंग फुट और 40 mm की जो मोल्डिंग होती है उसकी कॉस्टिंग होती है 60 रुपये रनिंग फुट में। और जो मोल्डिंग की जो कॉस्टिंग होती है दोस्तों वो रनिंग फुट में मेज़र करी जाती है, क्योंकि जिसकी भी थिकनेस या फिर जिसकी जो विड्थ होती है वो 1 फीट से कम होती है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 इंच 6 इंच, उसकी जो कॉस्टिंग है हम उसे रनिंग फीट में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल डोर फ्रेम का एग्जांपल ले लेते हैं कि डोर फ्रेम की कितनी थिकनेस होती है, 4 इंची, 5 इंची, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंची, लेकिन हम उसकी जो कॉस्टिंग होती है उसे रनिंग फीट में मेज़र करते हैं। उसका हम एरिया निकाल ही सकते हैं, स्क्वायर फीट में कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप की जो मोल्डिंग होती है वो होती है जिसके ऊपर हमें पेंट करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, या फिर इनेमल पेंट या फिर रॉयल पेंट, किसी भी प्रकार का हमें पेंट करना पड़ता है। इसे आप तब यूज़ कर सकते हैं तब आपकी दीवार पर आपने पहले से पेंट नहीं करा रखा है और मोल्डिंग के साथ साथ आप उस वॉल पर आप पेंट करा रहे हो, तो आप इस टाइप की मोल्डिंग्स के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पर आपको 3 टाइप की मोल्डिंग्स देखने को मिल जाती है वुडन मोल्डिंग्स में। अब वुडन मोल्डिंग्स में आपको 3 टाइप की मोल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो सॉलिड वुड वाली मोल्डिंग, सेकंड MDF वाली मोल्डिंग
और थर्ड हो गई HDHMR से बनी हुई मोल्डिंग। अब HDHMR से बनी हुई मोल्डिंग आपको ह्यूमिड एरियाज़, मॉइस्चर एरियाज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। HDHMR मोल्डिंग्स को आपको वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। जो सॉलिड वुड से बनी हुई मोल्डिंग्स होती है वो सबसे चीपेस्ट कंसीडर करी जाती है और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 20 रुपये रनिंग फीट से लेकर 30 रुपये रनिंग फुट में आपको वो मिल जाती है। कौन सी? सॉलिड वुड से बनी हुई मोल्डिंग। सेकंड होती है MDF से बनी हुई मोल्डिंग। उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 50 रुपये रनिंग फिट होती है, मतलब 50 रुपये रनिंग फिट में आपको MDF वाली मोल्डिंग मिल जाती है मार्केट में। और सबसे एक्सपेंसिव जो मोल्डिंग होती है वो होती है HDHMR से बनी हुई मोल्डिंग, क्योंकि HDHMR जो बोर्ड होता है वो वाटरप्रूफ होता है और काफ़ी महंगा होता है और एक्शन टेसा का आता है, तो इसीलिए वो महंगा होता है। और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये रनिंग फिट में आपको देखने को मिल जाती है। अब इन मोल्डिंग्स की जो प्राइस होती है, जो कॉस्ट है, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने आपको एक एवरेज प्राइस रेंज बता दिया है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि तब भी आप मार्केट में मोल्डिंग्स खरीदने जाओ तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही आपको प्राइस देखने को मिल जाती है। और इसकी जो प्राइस है वो वेरी करती है आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके ब्रांड के हिसाब से। कौन से डिज़ाइन की आप मोल्डिंग खरीद रहे हो उसके ऊपर वेरी करती है प्राइस। अब बात करते हैं मोल्डिंग्स की अलग अलग डिज़ाइंस के बारे में, कि आप किस तरीके से मोल्डिंग्स में अलग अलग डिज़ाइन से प्ले कर सकते हैं अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहला जो डिज़ाइन है वो है मॉडर्न डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न डिज़ाइन वो टाइप की डिज़ाइन होती है जैसे कि रेक्टेंगल शेप की डिज़ाइन बना दी, स्क्वायर शेप की डिज़ाइन बना दी, वर्टिकल शेप की आपने डिज़ाइन बना दी। इस डिज़ाइन की जो पहचान होती है, मॉडर्न डिज़ाइन की जो पहचान होती है कि इसके जो एजेस होते हैं वो 90 डिग्री पर हमने बेंड करे होते हैं। और इसके साथ साथ जो वॉल मोल्डिंग का कलर होता है वही हमारे वॉल का कलर होता है, ठीक है। तो इस टाइप की डिज़ाइन मॉडर्न लुक में कंसिडर करी जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रही है। अधिकतर जो लोग प्रीफर कर रहे हैं वो इसी टाइप के डिज़ाइन को प्रीफर कर रहे हैं आजकल। अब सेकंड टाइप की डिज़ाइन के बारे में हम बात करते हैं तो वो है क्लासिकल डिज़ाइन या फिर रॉयल डिज़ाइन। नाम से ही पता चल रहा है जो ट्रेडिशनल टाइप की डिज़ाइन होती है, कार्विंग टाइप की डिज़ाइंस होती है, जो राजा महाराजाओं कार्विंग टाइप की डिज़ाइन यूज़ करते आ रहे होते हैं, उस टाइप की डिज़ाइंस हमारी रॉयल डिज़ाइंस में कंसिडर करे जाते हैं। और आजकल तो MDF के बने बनाए इस टाइप के डिज़ाइंस में पैनल्स आने लग गए, जिससे आप डायरेक्टली मार्केट से खरीद कर अपने दीवार पर किसकी मदद से, सिलिकॉन की मदद से या फिर मूची किलो या फिर हेडलेस नेल्स की मदद से आप पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस क्लासिकल डिज़ाइन के साथ जा रहे हो, कार्विंग टाइप की डिज़ाइंस के साथ जा रहे हो, तो आपको स्केलिंग का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको घुचपुच कुछ नहीं कर देना है ज़्यादा, आपको बस एक नॉर्मली सिंपल डिज़ाइन का ही यूज़ करना है। इसके बाद सेकंड चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस क्लासिकल डिज़ाइन की वॉल मोल्डिंग के साथ जा रहे हो तो आपका जो फर्नीचर है, आपका जो बेड है, सोफ़ा है, वो भी थोड़ा ट्रेडिशनल होना चाहिए, क्लासिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपको आपने फर्नीचर है पूरा वो तो आपने मॉडर्न थीम का लगा लिया और आपकी जो वॉल आपने डिज़ाइन कर ली है वो ट्रेडिशनल टाइप में या फिर क्लासिकल थीम में आपने डिज़ाइन कर ली, बहुत ज़्यादा ही घोच-पोच लगेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी वॉल है मॉडर्न थीम में डिज़ाइन करी है तो आपका जो फर्नीचर होना चाहिए वो भी मॉडर्न थीम में ही होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टाइप की जो डिज़ाइन होती है वॉल मोल्डिंग में वो होती है यूनिक डिज़ाइन। अब यूनिक डिज़ाइन की क्या पहचान होती है कि इसके जो एजेस होते हैं वो किसी भी एंगल पे बेंड करे जाते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन, कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन। जो जिगजैग डिज़ाइन ज़्यादातर हम लिविंग रूम में, बेडरूम में, किड्स रूम में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैफ़ेज़ में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइप की डिज़ाइन अगर आप बना रहे हो तो आपको भी यहाँ पर स्केलिंग का ध्यान रखना है। स्केलिंग का ध्यान यानी कि आपको कुछ अनसन ज़्यादा ही कुछ खिचड़ पिचड़ डिज़ाइन नहीं बना देनी है, बिल्कुल एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन के सिमेट्रिकल डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जिससे आप प्ले कर सकते हैं अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए, कि आप अपना जो वॉल मोल्डिंग का कलर है उसे अलग रख सकते हैं और अपना वॉल का कलर अलग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना वॉल का कलर लाइट या डार्क कुछ भी रख दो, या फिर वॉल मोल्डिंग का कलर लाइट या डार्क कुछ भी कर दो। लाइट
एंड डार्क, इस टाइप से आपको आप प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसके ऊपर COB लाइट लगा सकते हो ताकि ऊपर से जो रिफ्लेक्शन है पूरा वॉल मोल्डिंग्स के शेडो हमें दिखाई दे, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ऊपर आप COB लाइट लगा सकते हो, ट्रैक लाइट लगा सकते हो, कोई सी भी लाइट लगा सकते हो, बस उस वॉल मोल्डिंग को हाईलाइट करने के लिए, उस दीवार को हाईलाइट करने के लिए ऊपर किसी भी प्रकार की लाइट होनी ज़रूरी है। तो आप इस टाइप से लाइटनिंग से भी आप प्ले कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट तरीका ये है कि आपने वॉल मोल्डिंग से स्क्वायर शेप में डिज़ाइन बनाई है, आप उस स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप की अगर आपने डिज़ाइन बनाई है तो उसके बीच में आप किसी भी प्रकार की आप पेंटिंग्स उसमें रख सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम आप उसमें लगा सकते हैं, ताकि वो जो डिज़ाइन है काफ़ी अट्रैक्ट लगे और वो जो वॉल है काफ़ी अट्रैक्टिंग लगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि किस तरीके से आप मोल्डिंग की मदद से वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी वॉल सिलेक्ट कर लेनी है कि जिस पर आप वॉल मोल्डिंग लगाने वाले हो। उसके बाद आपको वॉल मोल्डिंग्स की डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी दीवार पर अंडुलेशंस चेक करना है। अगर उस दीवार पर किसी भी प्रकार का अंडुलेशंस नहीं है तो आप डायरेक्टली वॉल मोल्डिंग्स उस पर पेस्ट कर सकते हो सिलिकॉन की मदद से, या फिर जो हेडलेस नेल्स आती है उसकी मदद से आप डायरेक्टली वॉल पर जो मोल्डिंग्स है उसे पेस्ट कर सकते हो। अगर इन केस उस दीवार पर अंडुलेशंस आपको दिखाई दे रही है, 5 mm, 6 mm या 10 mm तक की उसमें अंडुलेशंस दिखाई दे रही है, तो उस केस में आप डायरेक्टली जो मोल्डिंग्स है उसे नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। फ्रेमिंग किसी प्लाईवुड की फ्रेमिंग आपको करनी पड़ेगी, या फिर MDF के बोर्ड की फ्रेमिंग आप कर सकते हैं, या फिर HDHMR की फ्रेमिंग आप कर सकते हैं। अब HDHMR की फ्रेमिंग कब करनी है, जब उस वॉल पर सीलन की समस्या, सीपेज की समस्या, मॉइस्चर, ह्यूमिड की समस्या आपको देखने को मिल रही है, तभी आपको HDHMR की उस पर क्या करनी है, फ्रेमिंग करनी है। फ्रेमिंग तभी करनी है जब अंडुलेशंस आपको उस वॉल पर दिखाई दे, वरना नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद जो मोल्डिंग है उसे आपकी डिज़ाइन के हिसाब से काट लेना है। आपको नहीं काटना है, आपके मिस्त्री, आपके लेबर को काटना है। ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। अगर आप मिस्त्री हो, आप लेबर हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर आप देख रहे हो तो आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। या फिर अगर आप क्लाइंट देख रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि वॉल मोल्डिंग कि वॉल पेंटिंग करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो आपके डिज़ाइन के हिसाब से वॉल मोल्डिंग्स को काट लेना है। उसके बाद आपको सिलिकॉन की मदद से पेस्ट कर देना है और हेडलेस नेल्स की मदद से पेस्ट कर लेना है। अब नेल्स लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नेल्स है वो 1 mm से 2 mm अंदर ही हो सरफेस के, वो सरफेस से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर वो सरफेस के बाहर दिख रही है तो काफ़ी बेकार लगती है, काफ़ी ख़राब लगती है। तो वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सरफेस से 1 से 2 mm अंदर ही होनी चाहिए। बाद में फिर हम पेंट करेंगे तो उसमें वो काफ़ी प्रॉब्लम देगी, तो इस चीज़ का आपको पहले से ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा फिनिशिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है। फिनिशिंग वर्क में आपको सबसे पहले क्या करना है, सैंडिंग करना है। 120 नहीं 220 नंबर से आपको सबसे पहले वॉल मोल्डिंग्स पर सैंडिंग करना है। अगर फ्रेमिंग करिए तो उसके ऊपर भी आपको सैंडिंग करना है 220 नंबर पर। उसके बाद आपको चौक मिट्टी का बेस पूरे इसको दीवार पर लगा देना है, वॉल मोल्डिंग्स पर भी आपको लगा देना है। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कभी कभी हमारे जो दीवार है और वॉल मोल्डिंग्स के बीच में हमें गैप देखने को मिल जाता है, तो उस गैप को आपको अच्छी तरीके से फिल करा लेना है। लेकिन नहीं तो वो बाद में आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद वो वॉल मोल्डिंग्स बाहर निकलती हुई निकल सकती है। तो चौक मिट्टी का बेस्ट बनाकर उसे अच्छे से वॉल मोल्डिंग की जो गैप होती है उसे हमें फिल करा लेना है। उसके बाद हमने फर्स्ट को कोट ऑफ चौक मिट्टी लगा दी, उसके बाद हमें डबल से सैंडिंग करनी पड़ेगी। सेकंड हमें डबल से चौक मिट्टी लगाना है, फिर हमें सैंडिंग करना है, फिर चौक मिट्टी लगाना है, फिर हमें सैंडिंग करना है। ये सब प्रोसीजर चलेगी, ये 3 बार चलेगी। चौक मिट्टी फिर सैंडिंग, चौक मिट्टी फिर सैंडिंग, चौक मिट्टी फिर सैंडिंग। जितनी ज़्यादा हम सैंडिंग करेंगे उतनी ही सरफेस उतनी ज़्यादा उसकी स्मूथ होएगी, और जितनी ज़्यादा सरफेस उसकी स्मूथ होगी उतना ही अच्छा उस पर पेंट उभर कर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको पेंट अप्लाई कर देना है। आप पेंट कौन सा अप्लाई कर सकते हो, रॉयल का पेंट अप्लाई कर सकते हो। एशियन पेंट का जो रॉयल का पेंट आता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है और काफ़ी अच्छा होता है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इसे इनेमल मैट फिनिश पेंट यूज़ कर सकते हो। इनेमल यूज़ कर रहे हो तो वो मैट फिनिश का ही होना चाहिए, सैटिन फिनिश, ग्लॉस फिनिश का नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आप उस पर डीको कर सकते हो, पीयू कर सकते हो। और लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप दीवार पर पीयू करो, डीको करो। तो पीयू तो वैसे भी होगा नहीं, क्योंकि पीयू सिर्फ लकड़ी के ऊपर करा जाता है। डीको आप कर सकते हैं, लेकिन डीको का भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। डीको की जो कॉस्टिंग होती है वो 300 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है, और उसकी लेबर कॉस्ट हम ऐड करें तो वो 100 रुपये से लेके 150 रुपये पर स्क्वायर फीट तक की होती है। तो ओवरऑल हमारी जो कॉस्टिंग होती है डीको पेंट की वो हो जाती है 400 साढ़े 400 रुपये पर स्क्वायर फीट की। तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती आती है। उसके साथ साथ आप रॉयल पेंट कर सकते हो, या फिर बेस्ट है कि आप एनिमल मैट फिनिश पेंट उसके ऊपर करो। और कितने कोट करना है? 3 कोट आपको करना है फॉर द स्मूदर फिनिश के लिए। तो दोस्तों ये था मोल्डिंग्स के बारे में A to Z वीडियो। इस वीडियो में मैंने मोल्डिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको दे दी है। इसके प्रोसीजर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आशा है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कुछ सवाल रह गए, कुछ डाउट्स रह गए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपको ड्यूको पेंट या फिर पीयू पॉलिश की जो प्रोसीजर होता है लकड़ी के ऊपर SDHMR ऊपर करने की, वो वीडियो चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।